तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ाओ युन ने एंशिएंट होली लैंड सेक्ट के लोगों को चैलेंज किया था, जिसके बदले में वो एंशिएंट होली सेक्ट के लोगों से एक क्योस बॉडी लेने वाला था। शुरू में तो एंशिएंट होली सेक्ट के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर एल्डर डीटियन जब उन लोगों को जाकर चैलेंज करता है और उन लोगों से कहता है कि मेरा डिसाइपल तुम्हारे 3 डिसाइपल्स को हराएगा और अगर तुम लोगों ने ज़ाओ युन को एक मर्तबा में हरा दिया तो हम हार मान लेंगे। ये सुनने के बाद फिर उन लोगों के बीच में जब कॉम्पिटिशन होता है तो ज़ाओ युन पहले आने वाले वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देता है और फिर उसके बाद जो दूसरा वॉरियर आता है वो ज़ाओ युन पर इल्यूजन से अटैक करता है और उसे उसके रियल वर्ल्ड में पहुंचा देता है। मगर ज़ाओ युन वहां से भी निकल आता है और वो वापस आने के बाद फिर उस वॉरियर को भी हरा देता है, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर ज़ाओ युन ने एंशिएंट होली लैंड सेक्ट के सेकंड जीनियस को कैसे हरा दिया। और वहां पे खड़े हुए मास्टर्स वो अपने होली मास्टर से कहते हैं कि किसी पावरफुल बंदे को भेजिए जो कि इसे जाकर सबक सिखाए। तो उनका होली मास्टर कहता है कि मैंने पहले ही उसे इनवाइट करने के लिए किसी को भेजा हुआ है। मगर दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे पता चला है कि वो इस फाइट में नहीं आना चाहता। ये सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाता है और फिर वो वहां पे खड़े हुए एक और वॉरियर से कहता है कि तुम जाओ। और इस तरफ ज़ाओ युन उन लोगों से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों में इतना दम नहीं कि मेरा मुकाबला आकर कर सको। ये कहने की ही देर थी कि एक वॉरियर जिसका नाम यांगशु था वो उसके सामने आ जाता है। ये वॉरियर असल में एंशिएंट होली सेक्ट का फर्स्ट होली सन है। उसे वहां पर देखकर ही सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो लोग कहते हैं कि तो फाइनली फर्स्ट होली सन लड़ने के लिए मैदान में आ ही गया। सुना है कि इसके पास एंशिएंट सन बॉडी है जो कि एक सुप्रीम गॉड बॉडी की तरह है। अब यांगशु के हाथों ज़ाओ युन मारा जाएगा। और इस तरफ यांगशु वो ज़ाओ युन से कहता है कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो ज़ाओ युन कहता है ठीक है, तुम्हारे साथ मुकाबला करने में काफी मजा आएगा। तो यांगशु कहता है कि ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलो आप फाइट शुरू करो। ये कहते ही वो तेजी से आते हुए ज़ाओ युन पर एक जोरदार पंच से वार करता है तो ज़ाओ युन पीछे हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर जैसे ही वार करता है तो यांगशु उससे बाल बाल बचता है। और फिर वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे से आकर बहुत ही जोर से टकराते हैं। दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर मैच हो रही होती है और दोनों ही अपना काफी जोर लगा रहे होते हैं। मगर ज़ाओ युन देखता है कि यांगशु एक एनर्जी अटैक करने वाला है तो ये देखते ही वो वहां से पीछे हट जाता है। मगर यांगशु वो फौरन से अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है और ज़ाओ युन पर एक जायंट सन बॉल के साथ हमला करता है। ज़ाओ युन उस एनर्जी सन बॉल को आते हुए देखता है तो वो उस पर अपनी मल्टीपल वान जियान लिउ सो टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उस जायंट सन बॉल पर जाकर एक जोरदार वार करता है और दोनों ही एक को पुश करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जरा हमारे फर्स्ट होली सन को देखो तो सही, उसने कितनी लाजवाब टेक्निक यूज की है। सच में कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा इस तरह के अटैक्स भी कर सकता है। और फिर एल्डर डीटियन कहता है कि एंशिएंट होली सेक्ट के लोग तो सच में कमाल के हैं। अपने पास खड़े हुए उस यांगजेन से कहता है कि तुम्हारे सेक्ट में तो सच में कमाल के जीनियस डिसाइपल्स हैं। मगर यांगजेन कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारा जीनियस डिसाइपल वो अभी भी सबसे हाईएस्ट लेवल का है, इसीलिए तुम इस तरह की बेकार की बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे बहका रहे हो। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ युन वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट सन बॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यांगशु वो वहां से पीछे जा गिरता है। मगर नीचे पहुंचते ही वो दोबारा से अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए दोबारा एक और टेक्निक को यूज करता है और हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन दिखाई देती है। ये देखकर एंशिएंट होली सेक्ट का मास्टर वो काफी ज्यादा प्राउड फील करता है और मास्टर डीटियन से कहता है कि देख लिया ना हमारे फर्स्ट होली सन की स्ट्रेंथ कितनी है। मगर एल्डर डीटियन कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है, ये इतनी भी बुरी नहीं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है यांगशु वो ज़ाओ युन के ऊपर आग के गोलों की बारिश कर देता है तो ज़ाओ युन ये सील का इस्तेमाल करता है और वो गोल्डन सील जाकर उन सारे ही अटैक्स को रोकती है। और इस तरफ ज़ाओ युन क्योस हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस सील के साथ उन सारे के सारे अटैक्स को एक ही जगह में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देखकर यांगशु भी बिल्कुल हैरान हो गया था और वो कहता है कि सच में तुम्हारी टेक्निक्स लाजवाब हैं। मगर अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या करते हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी यांग फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ। ये कहने के बाद ही वो फौरन से वहां पर एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट कर लेता है जिसे वो 9 यांग फील्ड कहता है और ज़ाओ युन को बताता है कि इस डोमेन के अंदर हर एक चीज मेरे हिसाब से होती है और यहाँ पे हीट इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी। तो फिर ज़ाओ युन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अपनी क्योस पावर दिखाता हूँ। ये कहने के बाद ज़ाओ युन फौरन से वहां पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर अपना एक और डोमेन बना देता है जो कि क्योस डोमेन था। ये देखने के बाद फिर यांगशु वो उसे मारने के लिए फिर से उसके ऊपर फायर एनर्जी बोल्स अटैक करता है तो वो अटैक ज़ाओ युन को छू तक नहीं पाते क्योंकि
वहां पर उसका क्योस डोमेन मौजूद होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देखकर यांगचू जैसे आगे बढ़ता है तो जाओ युन फौरन से अपनी क्योस बॉडी को बाहर निकालते ही उसे एक जोर से टक्कर मारकर ऊपर उछाल देता है और फिर उससे कहता है कि मेरे क्योस डोमेन में तुम तो बिल्कुल कमजोर से पड़ गए हो। ये देखकर मास्टर यांगजेन कहता है कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम के बाद जाकर किसी क्योस पावर यूज करने वाले को देखा है। मगर फिर मास्टर डीटियन कहता है कि लगता है तुम मुझे भूल गए हो कि मैं भी क्योस पावर्स यूज कर सकता हूँ। और इस तरफ यांगशु कहता है कि जाओ युन देखते हैं कि क्या तुम मेरे अब फाइनल अटैक से बच पाते हो या नहीं। ये कहते हुए वो 9 यांग यूनिटी टेक्निक को यूज करते हुए से बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश करता है। वो नॉर्मल आग के गोले नहीं बल्कि सन फायर कंटेन किए हुए आग के गोले थे। मगर जाओ युन उन आग के गोलों को अपने करीब आता देखकर फौरन से उन्हें कंट्रोल करते हुए वापस से उन्हें घुमाकर यांगशु की तरफ ही थ्रो कर देता है, जिस पर यांगशु भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो एनर्जी बॉल्स उसी से आकर टकराती हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और यांगशु वहां से नीचे जा गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। मगर वो उठने की कोशिश करता है तो नहीं उठ पाता, जिस पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जाओ युन कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम ठीक हो, ये मैच तो खत्म हुआ, चलो अब किसकी बारी है, अब कौन आने वाला है। ये सुनकर वहां खड़े हुए डिसाइपल्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें जाना चाहिए, ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता जा रहा है, हमें इसे किसी सूरत रोकना तो होगा ही, वरना ये हमारे सेक्ट का नाम मिट्टी में मिला देगा। और वहां पे खड़ा हुआ एक एल्डर अपने होली लॉर्ड से कहता है कि कहीं ये लड़का हमारे एंशिएंट होली सेक्ट को यूज करते हुए खुद को सब लोगों की नजरों में महान बनाता तो नहीं जा रहा। तो वो होली लॉर्ड कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, इस लड़के के अंदर इतनी एबिलिटी तो नहीं है कि ये केव मिरर पावर को यूज कर सके। ये सुनकर दूसरा एल्डर हैरान हो जाता है कि क्या ये लड़का केव हेवन पावर को यूज कर रहा है। तो होली मास्टर कहता है कि हाँ अगर हमारे बाकी के वॉरियर्स भी इसके हाथों हार गए तो फिर हमारे सेक्ट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, फिर हमारी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। और इतने में फिर वहां पर जाओ वूजी आ जाता है और कहता है कि होली लॉर्ड प्लीज इस मैच को इसी वक्त खत्म कर दीजिए, क्योंकि जाओ युन ये मेरा अपोनेंट है और इसे मैं फ्यूचर में जरूर हराऊंगा। तो फिर होली लॉर्ड कहता है कि जाओ और जाकर उसे हरा दो। तो फिर सावूजी कहता है कि मैं इसे इस वक्त नहीं हरा सकता, जिस पर होली लॉर्ड कहता है ठीक है तो फिर दफा हो जाओ। ये कहने के बाद अचानक से फिर वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि एक पावरफुल एनर्जी के साथ वहां पर अपीयर होता है और वहां पर आते हुए कहता है कि लगता है कि एंशिएंट होली सेक्ट वो अब बस मेरे ही रहमो करम पर है, अगर मैं आज ये फाइट नहीं जीतता तो फिर एंशिएंट होली सेक्ट का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा और आज की शर्मिंदगी वो लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उस बंदे को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो मास्टर जू शेंजी है, अब तो हमारी जीत बिल्कुल पक्की है क्योंकि इन्हें हराना तो नामुमकिन है। जू शेंजी वहां पर आकर जाओ युन से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम जाओ युन है। तो जाओ युन अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ लड़ के बोर हो गया हूँ, मुझे कोई भी टक्कर का वॉरियर मिल ही नहीं रहा, उम्मीद है कि शायद तुम कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे। मगर जू शेंजी कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर के साथ फाइट करता, पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं तुम्हारे मास्टर के 100 साल बाद पैदा हुआ, वरना मैं तुम्हारे मास्टर को बहुत पहले ही हरा चुका होता। मेरी जिंदगी का ये सबसे अफसोसनाक दिन है। और फिर इधर मास्टर डीटियन कहता है कि चलो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आ जाओ और आकर मुझे हरा कर दिखा दो, तुम्हारा लाइफ टाइम का अफसोस मैं तुम्हारा एक दिन में निकाल दूंगा। मगर फिर जाओ युन कहता है कि मेरी भी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे टाइम पर पैदा नहीं हुआ, वरना तुम शायद उस वक्त मुझसे पिट चुके होते। ये सुनकर जाओ वूजी कहता है कि जाओ युन जरा संभल कर बात करो, जू शेंजी कोई मामूली वॉरियर नहीं है, ये भी होली सन से ज्यादा ताकतवर है, ये तुम्हें आसानी के साथ हरा सकता है। मगर फिर इस तरफ जू शेंजी वो जाओ युन से कहता है कि लगता है कि शायद तुम अपने कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं भी कोई मैजिक आर्टिफैक्ट यूज नहीं करूंगा, वरना सब लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना ताकतवर होकर अपने कमजोर अपोनेंट को हराने के लिए अपने आर्टिफैक्ट्स का सहारा ले रहा था। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि तुम सच में मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक हो। तो जू शेंजी कहता है ठीक है तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू करो ये मैच। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ने लगता है तो जाओ युन अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाता है और उनसे एनर्जी क्रिएट करते हुए जोर से जमीन पर मारता है। तो जू शेंजी ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हुए एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं और इतने में फिर दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही जोरदार पंच से वार करते हैं। तो दोनों ही अपने पंचेस को पूरी तरह से पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक
ऑरा रिलीज होता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा होता है कि वहां पे खड़े हुए लोग भी पूरी तरह से हिल कर रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा पवेलियन ही हिलने लगा था। ये देखकर वहां पे खड़े हुए वो पहले वाले वॉरियर्स जो कि ज़ाओ युन के साथ फाइट कर चुके थे वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि क्या ये है ज़ाओ युन की ट्रू स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि ये लड़का हमारे साथ बस मजाक कर रहा था। मगर वहां पे खड़ा हुआ वो थर्ड वॉरियर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी ये दोनों अपनी ट्रू पावर्स को शो नहीं कर रहे, और वो दोनों ही फिर एक दूसरे को अपनी एनर्जी के जरिए पुश करके पीछे धकेल देते हैं। और ज़ू शेनजी कहता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ज़ाओ युन कहता है कि तुम भी इतने बेकार नहीं हो। मगर ज़ू शेनजी कहता है कि अब बॉडी टू बॉडी फाइट करने का वक्त खत्म हुआ, अब वेपन टू वेपन फाइट होगी। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना वेपन बाहर निकालता है। ये देखकर ज़ाओ युन कहता है कि ठीक है तो फिर मैं भी बाहर निकालता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी गोल्डन सोर्ड बाहर निकाल लेता है। ये देखकर ज़ू शेनजी कहता है तुम्हारी सोर्ड काफी अच्छी है, चलो अब देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये कहने के बाद दोनों ही तेजी से एक दूसरे पर आकर हमला करते हैं। वो दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। उन दोनों की स्पीड और उनकी पावर्स को देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान से रह गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे पर आकर बहुत ही जोर से टकराते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। मगर अचानक ज़ू शेनजी उसके ऊपर आ जाता है और अपने स्पीयर के साथ जैसे उस पर वार करता है तो ज़ाओ युन अपनी गोल्डन सोर्ड के साथ उसके स्पीयर को अपने बिल्कुल करीब जाकर रोक लेता है, जिस पर ज़ू शेनजी कहता है कि ज़ाओ युन हार मान जाओ वरना तुम इंजर्ड हो जाओगे। वैसे भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये सुनने के बाद ज़ाओ युन गुस्से में आकर उसे वापस पीछे हटा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी से उसके बिल्कुल पीछे जा पहुंचता है, पर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और ज़ाओ युन उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए बहुत ही तेजी से उसे जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से ज़ू शेनजी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। मगर जैसे तैसे करके वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है और ज़ाओ युन कहता है कि लगता है कि तुम अब भी मेरी बात नहीं समझे हो। मगर ज़ू शेनजी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम्हें बैटल में हराने के लिए अब मुझे अपनी पूरी पावर शो करनी पड़ेगी। ये कहते हैं वो हवा में ऊपर जाता है और अपनी पावर को यूज करने लगता है। तो वहां पे खड़े हुए डिसाइपल्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ये एंशिएंट होली सन अपनी फुल पावर शो करने वाला है। ज़ाओ युन ने इसे इतना मजबूर कर दिया है कि अब ये अपनी फुल पावर के साथ ज़ाओ युन को जान से मार सकता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ज़ू शेनजी वो ज़ाओ युन से कह रहा होता है कि आज का मैच जो भी जीतेगा या जो भी हारेगा उसका नाम हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। तो फिर ज़ाओ युन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, आज एंशिएंट होली लैंड सेक्ट की हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाएगा कि ये मैच मैंने जीता है। ये कहने के बाद वो तेजी से उसकी तरफ जाते हुए के साथ वार करता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से हर जगह उनकी एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है और दोनों ही अपनी फुल पावर के साथ एक दूसरे को पीछे हटाते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। उनके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर एक भी अटैक किसी एक वॉरियर को हिट कर जाता है तो वो दोबारा से लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा। मगर अचानक ज़ाओ युन के एक अटैक की वजह से ज़ू शेनजी का स्पीयर गिर जाता है, जिस पर वो खुद भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और ज़ाओ युन वो पलक झपकते ही उसके करीब आकर अपनी सोर्ड के साथ अटैक करने वाला होता है, जिस पर ज़ू शेनजी कहता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। इतना कहने की ही देर थी कि ज़ाओ युन अपनी सोर्ड के साथ उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके साथ उसका काम तमाम हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ू शेनजी वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर जा गिरता है, जिसके साथ ही वो इस मैच में दोबारा से लड़ने के काबिल ही नहीं रहता। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके साथ साथ ज़ाओ युन भी नीचे आ जाता है और वहां पे बिल्कुल खामोशी से हो जाती है और सब लोग बिल्कुल सख्ते में चले जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई वॉरियर ज़ू शेनजी को हरा सकेगा, मगर ज़ू शेनजी वो जैसे तैसे अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो गया था। और वहां पे खड़े हुए जितने भी मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर ज़ू शेनजी वो अपने मैजिक आर्टिफैक्ट्स को यूज करता तो शायद वो जीत सकता था। मगर इस तरफ ज़ाओ युन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, चाहे तो वो यूज कर ले। मगर ज़ू शेनजी कहता है कि नहीं, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं कोई मैजिक आर्टिफैक्ट यूज करने वाला नहीं, मैं हार गया हूं और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं। ये सुनकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बेवकूफ, तुम हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तुम्हारी हार हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। और वहां पे खड़े हुए एल्डर्स भी कहते हैं कि तुमने तो अपनी टाइलिंग टेक्निक को यूज ही नहीं किया और ऐसे ही
हार मान ली। तुम्हारे पास जितने भी डिवाइन सुप्रीम स्किल्स थे तुमने उनमें से कोई भी यूज नहीं किया। अगर तुम उनमें से एक भी टेक्निक यूज कर लेते तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते। मगर ज़ाओ युन कहता है कि ज़ू शेनजी सच में तुम्हारे जैसा अपोनेंट तो मुझे किस्मत से ही मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हमारे बीच में फाइट होगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करूंगा। यह सुनकर ज़ू शेनजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर मास्टर डी टियान कहता है कि हम लोग लगातार 4 मैच जीते हैं। वहां पे खड़े हुए मास्टर्स को कहता है कि अब तुम लोग और किसे भेजना चाहते हो। ये सुनकर वो मास्टर्स शर्मिंदगी से अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। मगर वहां पर फिर से एक पावरफुल लाइट अपीयर होती है और सब लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर किसी और की एंट्री होने वाली है। मगर डी टियान को पता होता है कि एंशिएंट होली सेक्ट का एक सेंट अपीयर होने वाला है। वो ज़ाओ युन से कहता है कि इनके सामने जरा तमीज से बात करना, ये एक सेंट है। हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो उसके अंदर से एक सेंट की आवाज आती है और वो ज़ाओ युन से कहता है कि क्या तुम ही ज़ाओ युन हो? तो ज़ाओ युन कहता है कि जी हाँ, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो फिर वो सेंट कहता है कि तुमने हमारे एंशिएंट होली लैंड के वॉरियर्स को हराया है तो हम लोग अपना वादा पूरा जरूर करेंगे। के बाद वो उसे एक एंशिएंट कियोस बॉडी देता है जो कि एक स्केलेटन फॉर्म में होती है और ज़ाओ युन उस बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वहां पे खड़ा हुआ होली मास्टर कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं एंसेस्टर? तो एंसेस्टर कहता है कि आज से हमारे एंशिएंट होली लैंड सेक्ट और कियोस होली लैंड सेक्ट के बीच में ऑफिशियली एक अलायंस बन गया है। आज से हम लोग ज़ाओ युन को अपने एंशिएंट होली सेक्ट का एक होली सन एक्सेप्ट करते हैं और से आज से एक होली सन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये सुनकर ज़ाओ युन भी काफी ज्यादा खुश होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ाओ युन जब अपने घर आता है तो वो वहां पर दोबारा से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसी हाफ कियोस बॉडी को वापस बाहर निकालता है जो कि गोल्डन कियोस बॉडी होती है। उस बॉडी के बाहर आने के बाद ज़ाओ युन कहता है कि सीनियर, मेरा नाम ज़ाओ युन है और मैं बॉडी कल्टीवेशन में बहुत ही वीक हूँ, इसीलिए मैं आपकी बॉडी को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो उस एंशिएंट बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें उसके इनर हेवन को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन शुरू करते हुए उस बॉडी को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहां पर उसकी कियोस बॉडी उसके सामने आ जाती है। और फिर हम लोग उस रूम से एक गोल्डन एनर्जी निकलते हुए देखते हैं जिसका मतलब था कि ज़ाओ युन अपनी कल्टीवेशन में सक्सेसफुल हो गया है। अगले सीन में हमें दोबारा से ज़ाओ वूजी को दिखाया जाता है। वो भी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए अपने घर में बैठकर अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है मगर अचानक से वहां पर कोई दरवाजा खटखटाता है जिसकी वजह से ज़ाओ वूजी की कल्टीवेशन में डिस्टरबेंस पैदा हो रही होती है मगर वो इग्नोर करता है तो सामने से फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है जिससे ज़ाओ वूजी को कल्टीवेशन में दिक्कत आने लगती है और फिर से उसे आवाज सुनाई देती है ज़ाओ युन की। ये सुनकर वो फौरन से दरवाजा खोलता है तो सामने से ज़ाओ युन खड़ा होता है और वो कहता है कि तुमने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? तो ज़ाओ वूजी गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हो? तो ज़ाओ युन से कहता है कि जरा मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें मैं आज बदला बदला नहीं लग रहा? तो फिर ज़ाओ वूजी कहता है कि हाँ, आज तुम पहले से ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो, अब यहाँ से दफा हो, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मगर ज़ाओ युन कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है कल्टीवेशन करने की, तुम अभी बिल्कुल यंग हो, ये तो तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र है, चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मगर ज़ाओ वूजी कहता है कि मैं यहाँ पर 18 साल से रह रहा हूँ और मैं हर रोज यहाँ पर सुबह सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, ना कि मैं सुबह ही सुबह शॉपिंग करने जाता हूँ। मगर ज़ाओ युन कहता है कि जरा एक मर्तबा सोच कर देखो कि जब तुम मेरे साथ जाओगे तो लोग किस तरह बिहेव करेंगे। ये कहने के बाद ज़ाओ युन उसे अपने साथ जाने के लिए मना लेता है और वो लोग जब वहां से एक स्ट्रीट की तरफ जा रहे होते हैं तो ज़ाओ युन कहता है कि सच में तुम्हारा सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है, अब पता चला कि इसकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन क्यों है। मगर ज़ाओ वूजी कहता है तुम अपना काम फौरन से निपटाओ क्योंकि मुझे वापस जाकर दोबारा से ट्रेनिंग करनी है। ये जगह जूशियाओ कॉन्टिनेंट कहलाती है, इसके नजारे जितना देखना चाहो देख लो। और हाँ, अगर तुम सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर तुम जाओ और जाकर किसी ऐसे जीनियस को ढूंढो जो कि तुम्हारे जैसा हो और उसके साथ फाइट करो, क्योंकि उसके साथ फाइट करके ही तुम खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सिर्फ एक यही तरीका है ज्यादा जल्दी ग्रो करने का। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मैंने बस अभी अभी तो अपनी फाइट
फाइट खत्म की है, इतना जल्दी मैं किसी और को ढूंढूं और जाकर फाइट करूं, इस तरह तो लोग मुझे एक लो लेवल का कल्टीवेटर समझेंगे। मगर अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें इसी वक्त सेंट सन को हराना होगा, जिसके बदले में तुम्हें 10 रिवर्ट पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये सुनकर ज़ाओ युन को एक झटका सा लगता है और इस तरफ वो ज़ाओ वूजी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे एक जोर से पंच मारता है और फिर उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है, जिस पर ज़ाओ वूजी भी हैरान रह जाता है। और वो जब बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है तो सिस्टम ज़ाओ युन को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने 10 रिवर्ट पॉइंट्स जीत लिए हैं। मगर इस तरफ ज़ाओ वूजी कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने बिला वजह मुझे मारा क्यों? तो ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। सोच रहा हूँ कि वापस जाने के बाद मैं जूशाओ कॉन्टिनेंट में कुछ लोगों को भेजूंगा और यहाँ के जीनियस डिसाइपल्स को इनवाइट करूंगा। जो भी अपनी फैमिली का जीनियस यहाँ पर आकर मेरे साथ सेम लेवल पर फाइट करना चाहेगा, मैं उसके साथ जरूर फाइट करूंगा। मगर ज़ाओ वूजी कहता है कि क्या बकवास है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम इतना जल्दी किसी के साथ फाइट नहीं करोगे, तुम इस तरह खुद को लो प्रोफाइल शो करोगे। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मैं फाइट करूंगा तो एक बड़ी फाइट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एल्डर डीटियन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम यहाँ पे लोगों को चैलेंज करोगे तो यकीन जानो कि तुम्हें मारने के लिए लोगों की इतनी लंबी लाइन बनेगी कि क्योस होली लैंड सेक्ट से लेकर एंशिएंट होली लैंड सेक्ट तक एक बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी। तो ज़ाओ युन कहता है कि मास्टर, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, मैं बस अपने सेम लेवल के कॉम्पिटिटर्स को हराऊंगा और इन्हें हराने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर मास्टर कहता है कि क्या तुमने कभी किसी रूल नाम की चीज को सुना है? हर सेक्ट के अपने रूल्स होते हैं, मगर खैर रूल्स तो वैसे भी तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। और वैसे भी अब तुमने इरादा कर ही लिया है कि तुमने लोगों को चैलेंज करना है, तो फिर अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहे कितने भी लेवल पर चले जाओ या फिर तुम चाहे अपने अपोनेंट को किसी भी लेवल पर फाइट करने दो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। मगर मैं तुम्हें अपने एक सीनियर के बारे में बताता हूँ, वो भी तुम्हारे ही जैसा था। उसकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा थी, मगर जितनी ज्यादा उसकी रेपुटेशन थी वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी था। और फिर उसकी रेपुटेशन की वजह से ही एक मर्तबा 8 डीमंस ने एक साथ ही उस पर जाकर हमला कर दिया और बदकिस्मती से वो उस फाइट में मारा गया। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है कि मास्टर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, मैं अब खुद को लो प्रोफाइल ही शो करूंगा। मगर मास्टर कहता है नहीं नहीं, तुमने शायद मेरी बात को नहीं समझा है, मैंने कहा था कि रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए हैं। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि तुम अकेले हाई प्रोफाइल वॉरियर ना हो बल्कि तुम्हारे साथ और भी हाई प्रोफाइल वॉरियर्स हो तो फिर कैसा रहेगा। ये कहने के बाद ज़ाओ युन के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो फौरन से पवेलियन में जाता है और वहां पे कुछ एनर्जी बोल्ट्स को सर्च कर रहा होता है, मगर वहां पे जितनी भी एनर्जी बोल्ट्स होती हैं वो उसके काम की थी ही नहीं। वो वहां पर सर्चिंग करता रहता है मगर उसे कोई भी ऐसी बोल्ट नजर नहीं आती जो कि उसके काम आ सके। मगर अचानक से फिर एक एल्डर वहां पर अपीयर होता है और वो ज़ाओ युन को देखकर कहता है कि यंग मैन, तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए आसानी से वो चीज ढूंढ कर ला सकता हूँ। यकीन जानो कि मेरी दी हुई चीज तुम्हें इतनी पसंद आएगी कि शायद ही तुमने ऐसी कभी कोई चीज देखी हो। मगर ज़ाओ युन वो उसे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा होता है, जिस पर वो एल्डर फौरन से एक व्हाइट एनर्जी बोल्ट निकाल कर दिखाता है और कहता है कि जरा इसे देखो, अगर तुम इसे यूज कर लो तो शायद तुम्हारा बैड लक भी वो गुड लक में बदल जाएगा। मगर ज़ाओ युन कहता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसे एक स्पेशल मैजिक पावर कहते हैं। जिस सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाता है और कहता है कि स्पेशल मैजिक पावर से तुम्हारा क्या मतलब है? तो ज़ाओ युन कहता है कि मुझे ऐसा स्किल चाहिए कि जो मैं एक मर्तबा यूज करूं और सामने वाला अपोनेंट हिल कर रह जाए और उसे लगे कि शायद मैं इस स्किल में एक्सपर्ट हूं, उसे ये लगे कि शायद मैं कहीं हेवन से तो नहीं आया। ये सुनकर वो एल्डर हैरान होता है और कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें ऐसा अटैक चाहिए कि जो एक मर्तबा में ही तुम्हारे अपोनेंट को सेटिस्फाई कर दे। ये कहने के बाद वो एक और मैजिक बॉल निकालता है और कहता है कि इसके अंदर तुम्हें हेवनली सोर्ड पावर मिलेगी। इसकी सोर्ड पावर इतनी खतरनाक है कि तुम इसके साथ एक माउंटेन को अपने एक स्लैश अटैक में कट कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारे अटैक्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जिस पर ज़ाओ युन भी काफी खुश होता है और कहता है कि सीनियर, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के सेक्ट्स के पास भी इस तरह का अगर अटैक हुआ तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा कीजिए कि आप मुझे इस तरह की कुछ और बॉल्स भी दीजिए। ये सुनकर वो एल्डर हंसना शुरू कर देता है और ज़ाओ युन को उस अटैक के जैसे और भी बहुत सारे अटैक्स देता है और कहता है कि ये हमारे शिनचैन पवेलियन के सारे मैजिक अटैक्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो। मैं तो बस ऐसे जीनियस को ढूंढ रहा था जो कि इन अटैक्स को यूज कर सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ युन उन सारी की सारी एनर्जी बॉल्स को एक साथ ही
एब्जॉर्ब करते हुए उन्हें रियलाइज करने की कोशिश करता है ताकि वो उनके साथ अपनी एक न्यू टेक्निक जनरेट कर सके। और साथ में वहां पर उसकी क्योस बॉडी वो भी उसके सामने बैठी हुई होती है। इतना कहने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर ज़ाओ युन की ट्राइबुलेशन भी अपीयर हो जाती है। ये देखकर वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद अब अपनी पावर को बढ़ाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो खुद ही उस लाइटनिंग के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और उस लाइटनिंग के झटकों को बर्दाश्त करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और इस तरफ हम ज़ाओ वूजी को देखते हैं, वो कहता है कि ये ज़ाओ युन तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसने एक और ट्राइबुलेशन को समन कर लिया है जबकि मैंने अभी तक कोई ग्रोथ नहीं की। मुझे इसकी बराबरी करनी है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाने लगता है तो मास्टर डी टियान कहता है कि ज़ाओ वूजी तुम कहां जा रहे हो? तो फिर ज़ाओ वूजी कहता है कि मैं जाकर अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स को चैलेंज करने वाला हूं ताकि मैं अपने डाओ हार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो मास्टर डी टियान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि तुम भी तो हमारे क्योस होली लैंड के सन ऑफ गॉड हो और सन ऑफ गॉड के साथ एक प्रोटेक्टर होना जरूरी है। मगर ज़ाओ वूजी कहता है कि आप तो ज़ाओ युन के मास्टर हैं, आप मेरे साथ चलेंगे तो फिर ज़ाओ युन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये सुनकर एल्डर डी टियान थोड़ा सा घबराता है और कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके पास मुझसे भी बड़ा प्रोटेक्टर मौजूद है। इतना कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ाओ युन उस ट्राइबुलेशन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ वो फौरन से जमीन पर आता है तो अचानक से वहां पर लाइटनिंग के साथ लाइजू अपीयर होता है जो कि ज़ाओ युन से आकर कहता है कि तुम कहां जाने वाले हो? तो ज़ाओ युन उसे बताता है कि मैं अब अपने से भी ज्यादा पावरफुल जीनियस डिसाइपल्स को ढूंढने जा रहा हूं और उन्हें जाकर चैलेंज करूंगा। तो फिर एल्डर लाइजू कहता है कि ये तो सच में काफी अच्छी बात है, मेरे पास एक ऐसी जगह की इंफॉर्मेशन है कि जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, मगर तुम्हें वहां पर अपना कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना होगा क्योंकि वो जगह ज्यादा ही डेंजरस है। तुम्हें अगर वहां पर कुछ करना भी है तो तुम्हें पब्लिकली सब कुछ नहीं करना ताकि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता न चले। मगर फिर ज़ाओ युन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर जरा एक मिनट सब्र कीजिए। ये कहने के बाद वो अपना भेष बदल कर आता है और कहता है कि ठीक है तो फिर चलिए। मगर एल्डर लाइजू कहता है कि तुम कौन हो? ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।